हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियसली बार बार पूछे जाते हैं। मीन्स यहीं से ही आपके चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कुल कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसा इनका पैटर्न होता है। तो जैसे ही आपने देखा था कि फर्स्ट ईयर का वैसे ही होगा। तो टोटल आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कर देते हैं। उसके बाद पूरे यूनिट से आपके एक एक क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट होते हैं आपके। तो जैसे पहला क्वेश्चंस हो गया, तो पहले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। तो वो शॉर्ट नोट आपके 4-4 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चंस होंगे और 16 नंबर के होंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो चारों क्वेश्चन इसके कंपलसरी होते हैं, करने ही होते हैं। उसके बाद हर एक यूनिट के, यानी कि 4 यूनिट हो गए आपके, तो चारों यूनिट के आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उनमें से आपको ऑप्शन चूज करना होता है। आपको जो उन दोनों में से क्वेश्चंस आ रहा हो आप उनको आसानी से कर दें। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी कि आप एग्जाम में कैसे लिखें ताकि आपको 80+ या 85+ मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकें। ठीक है, क्योंकि राइटिंग का भी बहुत इशू होता है, लिखने का तरीका, क्योंकि एग्जामिनर हर एक पॉइंट को ऐसा नहीं है कि वो घुसकर पढ़ रहा है उसमें से, तो वो जो आप मेन पॉइंट लिखते हैं उनको किस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। ठीक है, सो ये हैं आपके कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये बता दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज देख लेंगे, जिनसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और जिनसे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब हो गया 16 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनता है। तो जैसे यूनिट 1 हम देखते हैं, तो यूनिट 1 में है, सब्जेक्ट है आपका नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ज्ञान व ज्ञानी क्या है, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को, जितने मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो इनकी भी पीडीएफ मैं आपको इसी तरीके से समझाकर अपलोड कर दूंगी। तो बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको एक बार समझ लेते हैं ना, तो बहुत ही आसानी होती है इनके आंसर्स को करना। ठीक है, मेनली आपको लर्न नहीं करना है। बीएड में आप एक टीचर हो, अब आपको टोटली लर्न नहीं करना है, आपने चीज़ों को समझना है, समझकर आपको उसको वहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये 4 नंबर का पूछा जा सकता है। या मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज 4 नंबर का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप 16 मार्क का क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क्स के, जो आपको क्वेश्चन 1 में अटैम्प्ट करने होते हैं, उनको आप ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको कि कैसे पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको आंसर्स करना है। जैसे व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, तो इसमें सबसे पहले आपको नॉलेज की डिफिनीशन लिखनी होगी, देन आपको नोइंग की डिफिनीशन लिखनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हेडिंग करना होगा सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या होते हैं, तो कहाँ कहाँ से, इसका मतलब है कि ये मतलब नॉलेज जो है कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, वो होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो नॉलेज को एक्वायर करने के कौन कौन से मेथड हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं। एक अथॉरिटी है, ट्रेडिशंस है, सेंसेस से होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से होता है। तो यही कुल से तो हम नॉलेज अपना पाते हैं। कहाँ से पाते हैं, या तो अथॉरिटेटिव होता है ना, ट्रेडिशनल होगा, हम अपने सेंसेस से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, इंट्यूशंस यानी कि किसी को नकल करके सीखते हैं। ठीक है, रिविलेशन से सीखते हैं, रीजन से सीखते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉलेज के और उनको एक्वायर करने के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो क्वेश्चन 1 आपको आई होप कि क्लियरली समझ आ गया होगा किस तरीके के इनके आंसर्स करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका यूनिट 1 से ही है।
बार बार पूछा जाता है, चाहे ये MDU हो, CRSE हो, CBLE हो। तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ के जाना है। जितने मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन्हें आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप इनमें पढ़ के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप टोटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो इतना तो श्योर है कि अगर राइटिंग भी आपकी अच्छी है तो 100 में आप 80 मार्क्स तो आसानी से गेन कर सकते हैं, नहीं तो 70+ तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमिलेशंस एंड डिसिमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, यानी कि सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जो कि आपको 16 मार्क्स का मिलता है। ये 8 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन से दे देंगे, जैसे एक ये दे दिया, दूसरा दे दिया आपको कि कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज कैसे होता है, क्या डिफरेंस है उनमें, या बिलीफ और ट्रुथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये टोटल आपके 16 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मतलब समझिए आप कि 16 नंबर का ये क्वेश्चन या तो ये अकेले आ सकता है, या अगर ये 8 नंबर में देंगे तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। और 8 नंबर में आपको एक डिफरेंस निकालने को दे देते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कॉन्क्रीट, मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ और ट्रुथ, यानी कि जो सच है, ठीक है, उसमें क्या, बिलीफ और सच में क्या अंतर है। तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो याद रखना है आपको, क्वेश्चंस आपके कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनमें से ना क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आदर्शवाद को कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 2 से शुरू हो जाता है क्वेश्चंस। अब यूनिट 2 में आपको क्या क्या समझना है, जैसे आपने आइडियलिज्म भी पढ़ना है, नेचुरलिज्म भी पढ़ना है, प्रैग्मेटिज्म भी पढ़ना है, क्योंकि पता नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो एक सामाख्या फिलॉसफी है, दूसरा वेदांता फिलॉसफी है, बहुत ही इजी हैं ये। वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर हम बात करें या इंडियन फिलॉसफी की बात करें, ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी में हमारी सामाख्या और वेदांता आती है, और वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म आता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सबकी बेसिक थ्योरी आपको पढ़ के जानी है कि आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको एक बार में सारी क्लास भी ले लूँगी, बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझा दूँगी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक बार खुद से ही बुक से भी गो थ्रू कर लेना है, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके छूटे ना, अगर 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं तो इंग्लिश में तो आपने देख लिया, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी में ये क्वेश्चंस कैसे होता है वो देख लो। आदर्शवाद की अवधारणा बताइए, आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, आदर्शवाद के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आदर्शवाद पर क्वेश्चंस। अब जैसे मैंने आपको बोला कि प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ लो। प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। हो सकता है कि ये इसके एम के रिस्पेक्ट में पूछ लें कि इनका एम क्या है, इनकी एजुकेशन फिलॉसफी क्या है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। तो आपको मतलब पूरा प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद और आदर्शवाद अच्छे से पढ़ना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। क्लियर हुआ? नाउ यूनिट 2 के ये क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी आपके यूनिट 2 के ही हैं। एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान और सिद्धांत के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ना है आपने। अब आता है यूनिट 3 से, जिसमें है एनसीएफ के बारे में, कैरिकुलम क्या होता है, और जो कैरिकुलम थ्योरी है उसके डिफरेंट अप्रोचेज क्या हैं। ठीक है, और उन अप्रोचिंग कैरिकुलम थ्योरी के डिफरेंट तरीके कौन से हैं उनको पढ़ने के। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टॉपिक हैं आपके यूनिट 3 में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कैरिकुलम है क्या, क्यों डिजाइन किया गया है कैरिकुलम, या फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम एनसीएफ कहते हैं वो क्या है। आपको पता है अभी तक 4 बार एनसीएफ का और वो देखा है आपने, एनसीएफ 2005 बार बार पूछा जाता है, तो वैसे 4 बार हुआ था। इसका जो चेंजेस हुए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें किए गए हैं, और अभी जो पॉलिसी आई है वो भी 100% आई थिंक
अप्लाई नहीं हुई है बट चेंज हुआ है इस साल भी, ठीक है, यानी कि 2020 में। तो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ से तो नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना पढ़ना है जो आपके बुक में है कि एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब करिकुलम, इट्स नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, इन सबको बताते हुए पाठ्यक्रम के संगठन के कारकों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नाउ उसी यूनिट से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है करिकुलम से ही रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अभी मैंने आपको बोला कि करिकुलम थ्योरी के डिफरेंट अप्रोच होते हैं, टोटल 3 अप्रोच होते हैं। एक ट्रेडिशनल होता है, एक लर्नर ड्राइविंग अप्रोच होता है और तीसरा क्रिटिकल अप्रोच होता है। तो क्रिटिकल बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर ट्रेडिशनल और लर्नर ड्राइविंग अप्रोच ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है, तो आप ट्रेडिशनल पढ़ के ही जाएंगे। तो एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी एंड डिफाइन इट्स वेरियस प्रिंसिपल और अप्रोच टू बिल्ड करिकुलम। पाठ्यक्रम सिद्धांत की परंपरावादी पद्धति की व्याख्या करते हुए विभिन्न सिद्धांत या दृष्टिकोण को लिखिए, ठीक है। ये हिंदी के क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। नाउ अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 है करिकुलम डिजाइन मॉडल, ठीक है। तो बहुत सारे करिकुलम डिजाइनिंग मॉडल के टेक्निक्स हैं, जैसे डिसिप्लिन सेंटर्ड हो गया यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया यानी कि छात्र केंद्रित हो गया, प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गया यानी कि समस्या पर केंद्रित हो गया। तो इस तरीके से हमारे करिकुलम डिजाइन किए जाते हैं, या तो वो सब्जेक्ट को लेकर होंगे, या वो छात्र को लेकर होंगे, या समस्याओं को लेकर होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को फोकस करते हुए करिकुलम डिजाइन किया जाता है, तो उन्हीं पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखेंगे यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन एंड लर्नर सेंटर्ड डिजाइन में आपको डिफरेंस बताना है या शॉर्ट नोट लिखनी है। जैसे विषय केंद्रित प्रारूप और छात्र केंद्रित प्रारूप पर टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसी का जो यूनिट 4 का है, ये करिकुलम चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के भी बनते हैं कि करिकुलम चेंज की मीनिंग क्या होती है, या इसकी नीड क्यों पड़ी, या इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके 4 मार्क के भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू करिकुलम चेंजेज। यानी पाठ्यक्रम परिवर्तन से आपका क्या तात्पर्य है, पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता तथा इनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है, जो 4 मार्क्स के बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी यूनिट के, जैसे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं 4 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ, डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन सामाख्या फिलॉसफी एंड वेदांता फिलॉसफी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग को कहते हैं तर्क और एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण। तर्क और विश्लेषण में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। और ट्रुथ को तो आई थिंक सच बोलते हैं, बिलीफ को विश्वास था शायद, ठीक है। तो विश्वास और सच्चाई में क्या अंतर है, कुछ ऐसा हिंदी में क्वेश्चंस बन जाएगा। और सामाख्या फिलॉसफी और वेदांता फिलॉसफी में क्या अंतर है, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है इसका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से तैयारी करें इनकी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे ही सभी सब्जेक्ट के एक बार मैं वीडियोज अपलोड कर देती हूँ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर दूँगी, उसके बाद ही जस्ट मैं आपके क्वेश्चंस जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगी, तो इनके क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रोवाइड करा सकूँ, PDF में समझा सकूँ, ताकि आपको और भी ईजी हो एग्ज़ाम में करने में। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर वहाँ पर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारा टीचर्स स्पेस क्रिएटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, तो ये तो कहने की बात नहीं है। अगर आपको पसंद आता है हमारा चैनल, हमारी वीडियोज़ और आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।